हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्जावार यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे जय प्रक्रम क्लास 10 का वो टॉपिक जहां से बहुत सारे सवाल आते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर को एक अलग ही अंदाज में हम लोग समझेंगे। इसे पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ें एकदम महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस पूरे चैप्टर को एक छोटे से प्रोसेस बनाकर हम समझेंगे, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और हाँ, इस चैप्टर को एकदम बेसिक से टॉपर लेवल तक ले चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ही हम लोग के सामने आता है कि जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम वो क्रिया है जो किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए ज़रूरी होता है, चाहे शरीर की मरम्मत के लिए हो, वृद्धि के लिए हो, या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हो। ये वो क्रिया है जो हम लोग इसके बिना हैं ही नहीं। इसके कुछ चरण होते हैं, जैसे पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। ये 4 मुख्य क्रियाएं होती हैं जो हम लोग के जीवित रखने के लिए या हम लोग को ग्रोथ करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हम लोग का है पोषण, न्यूट्रिशन। भोजन ग्रहण करना और उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। तो इसमें एक अंतर समझ लेते हैं हम लोग। स्वपोषी वो जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे, शैवाल, ये सब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषमपोषी पोषण जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, जैसे मनुष्य, जानवर या कवक। ये अकार्बनिक से कार्बनिक होते हैं, ये जटिल से सरल की ओर होते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग सोचेंगे मनुष्य तो अपना भोजन स्वयं बनाता है। जी नहीं, देखिए मनुष्य दूसरे पर ही निर्भर होता है। चाहे पेड़ पौधे, जानवर जो भी हो, मनुष्य अपना भोजन उन पर निर्भर होकर ही उन्हें, चाहे वो पेड़ पौधे जीव हो, उन्हें पकाकर बनाकर तब जाके उसका अपना भोजन ग्रहण करता है। तो ये विषमपोषी पोषण है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये पौधों में भोजन बनाने की ही प्रक्रिया होती है, जिसे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। इसका ये रासायनिक समीकरण है, इसे याद रखिएगा आप लोग। इसे अक्सर एमसीक्यू में सवाल पूछे जाते हैं इस समीकरण से, और कभी कभी थ्योरी में भी आ जाता है। इसके लिए आवश्यक चीज़ें क्या है? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जो पेड़ पौधे जड़ों से निकालते हैं जल, और क्लोरोफिल पत्तियों में होता है। इसके बिना उन लोग का भोजन संभव ही नहीं है। इसलिए प्लांट फैक्ट्री होता है जो पौधे का पत्ता होता है। आगे बढ़ते हैं। रंध्र, स्टोमेटा। देखिए ये पेड़ पौधों के पत्तियों में पाया जाता है और ये उनका एक अहम हिस्सा होता है। देखिए ये जो रंध्र होता है, ये पत्तियों में एक सूक्ष्म छिद्र की तरह होता है। तो सूक्ष्म छिद्र होता है जहाँ से वो लोग अपनी क्रियाएं सभी करते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है कि गैसों का आदान प्रदान, O2 और CO2, वाष्पोत्सर्जन, जल का वाष्प बनकर उड़ना, और ये इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो इनके बिना संभव ही नहीं है। तो ये जो है आपका स्टोमाटा का स्ट्रक्चर है, देखिए ध्यान से। इसी तरह ये रंध्र होते हैं, और इसमें द्वार कोशिकाएं होती हैं, गॉड सेल, जो इन रंध्रों के खुलने या बंद होने का नियंत्रण करती है। मैंने इन्हें ये दर्शाती है कि मतलब कब ये खुलेंगे, कब बंद होंगे, यही इनका काम होता है, द्वार कोशिकाओं का। ठीक है, अगला प्रश्न है विषमपोषी पोषण के प्रकार। देखिए प्रकार तो इसमें कई हैं,
लेकिन हम मुख्य लेकर चल रहे हैं, जिसमें अभी है प्राणीसम, दूसरा है मृतजीवी और तीसरा है परजीवी। जो प्राणीसम होते हैं ये भोजन को पूरा निगलते हैं और पचाते हैं, जैसे अमीबा या मानव। मृतजीवी होते हैं जो सड़े गले पदार्थों से भोजन लेते हैं, फफूंदी और कवक। परजीवी ये दूसरे जीव के शरीर में रहकर अपना भोजन बनाते हैं और उसको पाचन करते हैं, जैसे अमरबेल या जू जो बालों में होता है। विषमपोषी पोषण, इससे भी बहुत अधिकतर सवाल नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभार इससे सवाल आ जाते हैं, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग के एकदम अहम टॉपिक, जहाँ से सवाल बनता ही बनता है। ये है मनुष्य में पाचन, डाइजेशन। देखिए, एक तरह से मनुष्य में पाचन की क्रिया क्या है? एक तरह से देखिए, भोजन को सरल अणुओं में टूटना और उसे हमें एनर्जी प्राप्त करना और अपना ग्रोथ करते रहना। देखिए, भोजन पचाने के चरण हैं जो बहुत ही ज़्यादा नहीं है, इसे सरल तरीके से समझेंगे। इसमें आपका पहला है मुख, यहाँ से शुरू होता है हम लोग का पाचन और बड़ी आंत में जाकर ख़त्म होता है। ये आहार नाल का रास्ता है, मतलब जहाँ से हमारी जो पाचन क्रियाएं होती हैं शुरू होकर और ख़त्म हो जाती हैं, पूरा उसका स्ट्रक्चर है। तो पाचन क्रियाएं मुख से शुरू होती हैं, फिर ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत में जाकर ख़त्म होती है। हमारे जो मैक्सिमम जो पाचन क्रियाएं होती हैं छोटी आंत में जाकर ही, मतलब मैक्सिमम कार्य यहीं होता है। तो ठीक है, इसको अब एक एक करके समझेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। मुख में पाचन, डाइजेशन इन माउथ, शुरू होता है दांत से। दांत भोजन को चबाना और पीसना, उनको चबाते और पीसते हैं दांत से। तो ये हमारे पाचन क्रिया का शुरुआती हिस्सा है। फिर जीभ, फिर भोजन को लार के साथ मिलाना। लार है वो एक एंजाइम की तरह कार्य करता है, जो जीभ मिलाता है भोजन में। इसमें है लार ग्रंथि, लार एमाइलेज। इसका काम होता है स्टार्च को शुगर में बदलना, स्टार्च को माल्टोज में बदलना, जिससे भोजन हमारे अगले चरण के लिए रेडी होता है। लार एमाइलेज ही सब कुछ करता है हमारे माउथ में। भोजन को पचाने का पहला कार्य यहीं से शुरू होता है। तो अगला आपका स्टेप है अमाशय। भोजन दांत से पीसने के बाद ग्रासनली को होते हुए अमाशय में आता है, जो क्रमानुकुंचन गति द्वारा सही होता है। कहेंगे क्रमानुकुंचन गति क्या होती है? जो पेट में हमारे जो अमाशय में स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे ऐसे करके जाता है, ऐसे ऐसे। जो भोजन आता है जब, तो यहाँ से वो ऐसे ऐसे आता है, तो उसका धीरे हो जाता है स्टेप, धीरे 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 धीरे। यही होता है क्रमानुकुंचन गति। अब हमारे अमाशय में निकलती हैं जठर ग्रंथियाँ। जठर ग्रंथियाँ, यहाँ से निकलता है हम लोग का बहुत सारे एसिड्स। पहला आपका एसिड्स है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह भोजन को पचाने के लिए माध्यम अम्लीय करता है और बैक्टीरिया को भी मारता है। दूसरा है आपका पेप्सिन, जो प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, उससे सहायक चीज़ें निकालता है। केवल अम्लीय माध्यम में सक्रिय होता है, इसीलिए पहले HCl अम्ल निकालता है। तीसरा है आपका श्लेष्मा। ये जो होता है, जब अम्ल निकलता है, आप लोग को इतना जानकारी होगा कि अम्ल जो है हमारी त्वचा को ख़राब करता है या फिर
हानिकारक होता है, जिससे मतलब जल जाते हैं चीज़ें। तो आप लोगों के मन में सवाल आया होगा कि जब अम्ल हम लोग के पेट में होता है तो हमारे अंदर की चीज़ें क्यों नहीं ख़राब हो जाती हैं या फिर जल जाती हैं अम्ल की वजह से, जो अम्ल खतरनाक होता है। तो इसके लिए होता है श्लेष्मा, जो यही है जो एसिड से बचाता है पेट की दीवार को। ये पेट की दीवार पर लगा रहता है, जिससे एसिड का कोई असर नहीं होता है। ठीक है, अब आपका अगला है छोटी आंत। मैक्सिमम पाचन क्रियाएं यहीं संपन्न होती हैं। ये यहाँ यहीं पूरा पाचन होता है, यहीं पूरा पाचन यहीं होता है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ये एमसीक्यू सवालों में पूछा जाता है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, फिर वहाँ पर ऑप्शन दिए रहते हैं। तो छोटी आंत जो है आपके आहार नाल का सबसे छोटा भाग है। इसमें टूटता है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन एमिनो अम्ल में, और वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में टूटता है। और यहाँ पर एक शब्द है दीर्घरोम। अब सोचेंगे दीर्घरोम क्या होता है। दीर्घरोम एक उंगली जैसी संरचना होती है। एक उंगली जैसी संरचना होती है जो भोजन को सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है भोजन को। जो दीर्घरोम होता है, जहाँ से हानिकारक तत्वों और लाभदायक तत्वों का, जिससे भोजन को सोखकर उसके निर्धारण में सहायक करता है। दीर्घरोम ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ से सवाल अक्सर ही करके बनते हैं, समझना ज़रूरी है आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही कुछ हैं सहायक ग्रंथियाँ, जिसमें सबसे टॉप पर आता है यकृत, लीवर में पित्त रस बनता है। ये अक्सर एमसीक्यू सवालों में आते हैं कि पित्त रस कहाँ बनता है। उसमें ऑप्शन दिया रहता है कि यकृत में, अग्नाशय में, या अमाशय, या माउथ, मतलब ऐसे ही करके ऑप्शन दिए रहते हैं। जहाँ से आपका ये सवाल बहुत बार रिपीट हो चुका है। ये सवाल है बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्ज़ाम में। इसे एक आप स्टार करके बना लीजिए कि इसे आप एक अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। यहाँ से बहुत बार ज़्यादा सवाल आया है सिर्फ इसी पॉइंट से, तो इसे भूलिएगा मत। अगला पॉइंट है कि इसमें वसा का इमल्सीकरण, बड़ी बूंदों को छोटी करना। जो वसा होता है वो बड़े बड़े गट्ठों में होता है, तो उसे छोटा जो होता है एकीकृत करता है। अग्नाशयिक रस छोड़ता है। यहाँ पर लिखा है अग्नाशयिक रस छोड़ता है। इसका मतलब होता है ये एक तरह का अम्ल ही होता है जो अग्नाशय से निकलता है। ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन के लिए होता है, प्रोटीन के पाचन में। लाइपेज, जो वसा के लिए होता है सहायक। इसमें लीवर या फिर पित्त रस, और ये सब मिलकर हमारे पाचन को एक अहम चीज़ बनाती हैं। यहाँ से अक्सर सवाल आता है। यहाँ पर ये सब आपके रहे महत्वपूर्ण, तो इन्हें याद रखिएगा। श्वसन, अब बहुत सारे सवाल यहाँ एटीपी से आते हैं कि एटीपी क्या है। एटीपी क्या है, तो पहले हम लोग यहाँ श्वसन को देखते हैं, फिर एटीपी को समझेंगे। श्वसन क्या होता है? एक तरह से हम सोचें सांस लेना और बाहर निकालना, यही श्वसन होता है जी। असल श्वसन तो ये होता है पचे हुए भोजन जो ग्लूकोज में बदल गया होता है, उसे तोड़कर ऊर्जा एटीपी के रूप में प्राप्त करना। श्वसन का मेन मतलब यही होता है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर सांस लेना और श्वसन, इसका अंतर। सांस लेना गैसों O2 और CO2 का आदान प्रदान, जो एक की भौतिक क्रिया है। और दूसरा है श्वसन,
कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण, जैविक रासायनिक क्रियाएं। जब यहाँ से हम लोग सांस ऑक्सीजन लेते हैं तो ये जाके ग्लूकोज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जहाँ से एनर्जी बनती है, जो हमें ऊर्जा मिलता है, जिससे हम अपने काम या अपने शरीर को चला पाते हैं। तो श्वसन का मुख्य काम ही है ऊर्जा बनाना। ठीक है, अब है श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार, श्वसन दो प्रकार के होते हैं। पहला वायवीय, दूसरा अवायवीय। तो ये अक्सर 2 नंबर में सवाल आता है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए। तो इसे देखते हैं। वायवीय, यह श्वसन O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अवायवीय यह O2 की अनुपस्थिति में होता है। मतलब कि वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन नहीं होता, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन होता है, अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन होता ही नहीं है। और जो इसमें होता है, इसमें अधिक ऊर्जा निकलती हैं, 38 ATP की ऊर्जा निकलती है, और जो अवायवीय है इसमें कम ऊर्जा 2 ATP निकलती हैं। और वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और वह अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में होता है। ये अक्सर इसके की पॉइंट हैं, तो इन्हें याद रखिएगा, ये इसके की पॉइंट हैं। और यह अंत CO2 और H2O होता है, और यह अंत इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल में। अब है मानव श्वसन तंत्र। जो हमारे मानव श्वसन तंत्र के अंग है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आखिर कौन कौन से अंग हैं जो हमारे श्वसन के लिए है, और वो हमारे में किस प्रकार सहायता करते हैं, तो इन्हें समझते हैं। पहला है नासाद्वार। जहाँ से हम लोग सांस अंदर और बाहर करते हैं। और फिर ग्रसनी है, कंठ है, जहाँ से हम लोग को आवाज़ निकलता है हम लोग का। फिर श्वास नली में देखिएगा आप लोग, इसमें सी आकार के छल्ले होते हैं, सी आकार के छल्ले। आप लोग यहाँ पर टच करेंगे तो महसूस होगा। यहाँ पर आप लोग अगर टच करेंगे गले के पास, तो वहाँ पर सी आकार के छल्ले होते हैं, जहाँ से ये भी एक हिस्सा है इसका। फिर है श्वसनी, और फिर लास्ट में आता है फेफड़े। जहाँ हमारी सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं वो होता है फेफड़े, जहाँ हमारा मुख्य श्वसन काम करता है। नेक्स्ट अब यहाँ ये कुपिका जो फेफड़े के अंदर होती हैं, ये गुब्बारा जैसी संरचना होती है। फेफड़े के अंदर गुब्बारे जैसी संरचना होती है। ये क्या करता है, गैसों का विनिमय, O2 रक्त में और CO2 बाहर। सांस लेते हैं तो यही कुपिका जो होता है रक्त में ऑक्सीजन को देता है, जहाँ से ऑक्सीजन हमारे रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में पहुँचता है, और वहाँ से ये CO2 लेता है और बाहर कर देता है। मुख्य काम इसी का होता है। ये फेफड़े के अंदर का ये गुब्बारे जैसी संरचना होती है। और रक्त वाहिकाओं का जाल जो होता है इसके चारों ओर रहता है, जिससे ये ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन देता है और CO2 बाहर दे देता है। अब है परिवहन, रक्त का परिवहन। देखिए जो खून होता है हम लोग का रक्त, ये एक तरल संयोजी ऊतक है। इसके कई घटक हैं, लेकिन इसके 3 मेन घटक हैं, लेकिन 4 घटक हैं, इसको समझेंगे। तो इसमें जो प्लाज्मा, RBC और WBC यही महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन प्लेटलेट्स भी एक इसका महत्वपूर्ण घटक है, जिसे हम लोग अक्सर छोड़ देते हैं। तो पहला जो हम लोग का इसका घटक है प्लाज्मा। प्लाज्मा एक तरल भाग होता है जो भोजन और CO2 को ले जाता है, और इसका अहम कार्य होता है इसमें
लेकिन ज़्यादातर महत्वपूर्ण इसमें होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। देखिए आरबीसी है लाल रक्त कोशिका, यही जो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कुछ कोशिका से यह O2 लेकर पूरे हमारे शरीर में रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और इसका जो लाल रक्त का कार्य अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि ये सवाल एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो यहाँ से भी आपका एक की पॉइंट बन गया है। यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ है, तो इसे नोट कर लीजिएगा अपने बुक में, नोटबुक में। तो जो हमारे खून का लाल होना होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। तो यहाँ से सवाल बनते हैं। अब दूसरा है आप लोगों का, तीसरा है डब्ल्यूबीसी। ये हमारे शरीर में एक सिक्योरिटी सिस्टम की तरह कार्य करता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता इसी से विकसित होती है। ये हमारे शरीर में जो भी वायरस कीटाणु या जो भी होते हैं, यही लड़ने में सहायता करता है, यही उनसे लड़ाई करता है और उनको मारता है और हम लोगों को बचाए रखता है। चौथा पॉइंट है प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होता है, ये जब हमें कहीं चोट लग जाती है या वहाँ से ब्लड निकलने लगता है, तो यही जो है चोट लगने पर रक्त को थक्का बनाने का कार्य करता है। ये भी सहायक होता है, और भी क्रियाएं होती हैं जो थक्के बनाने में सहायक होती हैं। तो रक्त का लाल रंग होना किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और आप लोग का तीसरा पॉइंट है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो होता है हम लोग के अंदर, शरीर के अंदर एक सिक्योरिटी सिस्टम की तरह कार्य करता है, जो हानिकारक जीवाणुओं, वायरस और जो भी हम लोग के अंदर सिस्टम में खराबी होती है, हम लोग के शरीर में होती है, तो यही उसी से लड़ता है और उन्हें मारता है और हम लोग को बचाए रखता है। आप लोग का चौथा पॉइंट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स अक्सर हमारे शरीर में जो होता है, ये एक नियमित मात्रा में होता है, इसकी भी एक संख्या निर्धारित होती है, जिन्हें अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इन्हें किसी अगले पार्ट में, क्योंकि ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए किसी अगले वीडियो में इन्हें समझेंगे, इनकी संख्या और इनकी और भी कैपेबिलिटी के बारे में। तो ये जो होता है चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। जब हम लोग को चोट लग जाती है, ब्लड ज़्यादा निकलने लगता है, तो यही रक्त को गाढ़ा करके थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, अब रहेंगे मानव हृदय। मानव हृदय यह एक पंपिंग अंग है जो मुट्ठी के आकार का होता है। ये पंप करता रहता है और ये मुट्ठी के आकार का होता है। जिस तरह आप इसमें फिगर में ये देख रहे हैं दिल, ये रियल दिल नहीं होता है, रियल दिल अलग ही होता है। आप लोगों को दिखाएंगे अगले। जो रियल दिल होता है वो इस तरह नहीं होता है। रियल दिल होता है जो एक मुट्ठी के आकार का होता है, छोटा सा होता है, और वो पंपिंग करता रहता है हर वक्त। अगर रुक जाए तो आदमी मर जाता है। जो यही डिसाइड करता है कि फ्लो, हमारे शरीर में खून का फ्लो होगा। ठीक है, इसमें 4 कक्ष होते हैं, जिसमें से ऊपर होता है बायां लिंद और दायां लिंद, नीचे होता है बायां नीलय और दायां नीलय, दायां लिंद, बायां लिंद, दायां नीलय, बायां नीलय। इसमें एक सवाल आता है जो एमसीक्यू में होता है कि हमारे हृदय में, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो इसमें कई सारे ऑप्शन दिए रहते हैं। तो हमारे शरीर में जो होते हैं 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, इसमें जो बायां भाग होता है वो शुद्ध रक्त ऑक्सीजन वाला होता है, और जो दायां भाग होता है अशुद्ध रक्त CO2 वाला होता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये अब टॉपिक है दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण ये सीधे एग्जाम में यहाँ से आता है।
बच्चे अक्सर इस पे ध्यान नहीं देते हैं और ये इसे समझ नहीं पाते हैं कि दोहरा परिसंचरण क्या होता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है। पहला हृदय से, जो इसका पहला है वो हृदय से फेफड़े और फिर फेफड़े से हृदय, पल्मोनरी इसके जाता है। पल्मोनरी हृदय का जो है वो पल्मोनरी में जाता है। हृदय, हृदय से फेफड़ा, फेफड़े से फिर हृदय। फिर इसका दूसरा है हृदय शरीर, फिर हृदय सिस्टमेटिक वाले में जाता है। दोहरा परिसंचरण ये इसका अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप सीधे यही लिख सकते हैं। इसमें आपका कोई नंबर नहीं कट सकता है, कोई कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी देखिए इसका फायदा क्या होता है। शुद्ध और अशुद्ध रक्त को मिलने से रोकता है, जिससे हम लोग को अधिक से अधिक ऊर्जा मिलती है। जो एक तो शुद्ध रक्त होता है, एक अशुद्ध रक्त होता है, जो हर वक्त हमारे शरीर में क्षमता रहता है खून, तो उसमें से अशुद्ध रक्त जो होता है उसको ये अलग करता है और शुद्ध रक्त को अलग करता है। रक्त वाहिकाएँ जो जिससे हम लोग के शरीर में ब्लड का परिवहन होता है, उसे ही रक्त वाहिकाएँ कहती हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, धमनी और सीरा। ठीक है, इसको समझते हैं। इसमें होता है जो धमनी होता है, धमनी पतली होती है और सीरा मोटा होता है। दोनों में ये थोड़ा सा बेसिक सा अंतर है। हृदय से शरीर की ओर, ये होता है शरीर से हृदय की ओर। यहाँ से आप लोग का शुद्ध रक्त जाता है हृदय से शरीर की ओर, और यहाँ पर सिरा में अशुद्ध रक्त शरीर से हृदय की ओर आता है। ठीक है, अब है शुद्ध रक्त O2, इसका एक अपवाद है फुफ्फुस धमनी, और इसका एक अपवाद है अशुद्ध रक्त फुफ्फुस सीरा अशुद्ध रक्त, और इसकी दीवारें मोटी होती हैं, दाब अधिक होता है, और इसकी दीवारें पतली होती है और बेसिक सा होता है। इसमें एक वाल्व होते हैं जो दोनों में लगे रहते हैं। ठीक है, अब अगला है आप लोग का पादप में परिवहन। हमने मनुष्य में ब्लड का परिवहन पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम लोग पादपों में परिवहन। ठीक है, पादपों में परिवहन, पौधों में परिवहन तंत्र। जाइलम, ये जल और खनिज तत्वों का जो होता है, धरती से जल और खनिज तत्वों का परिवहन करता है पेड़ पौधों में, और ये किस सिद्धांत के कारण होता है, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण होता है। इसका सिद्धांत है ये, यहाँ से भी सवाल बनते हैं हम लोग के। और दूसरा है आप लोग का फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है भोजन जो सुक्रोज के रूप में होता है, जो इन लोग का भोजन होता है, वो जब भोजन बन जाता है पत्तियों में, तो वहाँ से ये भोजन को लेकर पेड़ पौधों के पूरे हर एक अंग में पहुँचाने का कार्य फ्लोएम के द्वारा ही होता है। अब है हम लोग का लास्ट टॉपिक, मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र, जहाँ से हम लोग का भोजन पच जाता है, हम लोग लाभदायक चीज़ें अपने शरीर में रख लेते हैं और हानिकारक चीज़ों को बाहर निकालना होता है, शरीर से हानिकारक यूरिया निकालना। ठीक है, इसके मुख्य अंग हैं किडनी, जिसमें 2 होते हैं, एक जोड़ी वृक्क, किडनी को वृक्क भी कहा जाता है। ये राजमा के आकार के होते हैं। ठीक है, अब दूसरा है मूत्रवाहिनी, तीसरा है मूत्राशय, जहाँ ये अपशिष्ट चीज़ें एकत्रित होता है, और तीसरा है मूत्र मार्ग, जहाँ से ये अपशिष्ट चीज़ होता है बाहर निकलता है, जो कि यूरिया के ही फॉर्म में होता है। तो इसका मेन उद्देश्य है कि रक्त से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। तो ये इसके अंग है मुख्य, जहाँ से हमारा जो अपशिष्ट पदार्थ है पूरा प्रोसेस होकर बाहर निकलता है। ठीक है, तब है लास्ट है हम लोग का वृक्काणु, नेफ्रॉन।
नेफ्रॉन ये एक ऐसी संरचना होती है जो हम लोगों के वृक्क किडनी में होती है, जहाँ से ही अपशिष्ट पदार्थों का अलग होना यहीं से शुरू होता है और यही करता है। किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन ही है। इसकी कार्यविधि बड़ा ही सिंपल है। एक इसका देखिए यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा आता है। वृक्काणु, इसके कार्यविधि पूछा जाता है और इसके बारे में भी पूछा जाता है, और इसके ये कहाँ होता है, कैसे, किस तरह इसका चित्र भी पूछा जाता है। तो इसके चित्र को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तभी इसके कार्यविधि को समझते हैं। इसमें होता है कोशिका गुच्छ, जो रक्त को फिल्टर करता है, वहाँ से लाभदायक चीज़ें और हानिकारक चीज़ें को अलग करता है। दूसरा आप लोग का बोमेन संपुट, या फिल्टरेट जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे लाभदायक चीज़ हो या हानिकारक चीज़ हो, उन्हें इकट्ठा करता है अलग अलग करके। और तीसरा हम लोग का नालिका आकार, तो हम लोग का तीसरा भाग है नालिका आकार भाग। नलिका के आकार का ये भाग होता है, एक ऐसे करके नाली के आकार का एक भाग होता है। तो ये इस तरह के नाली के आकार का भाग होता है, जो क्या करता है, उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज और जल का पुनः अवशोषण करता है और इन्हें अच्छे से मिलाकर हम लोग के उपयोगी लायक बनाता है, यहाँ से छान कर, ठीक है। तब है हम लोग का अगला, जो कि अब यही लास्ट होने वाला है, जिसके आगे नहीं है कुछ, ठीक है। तो ये है पादप उत्सर्जन। जैसे मनुष्य में उत्सर्जन हो गया, तब पादपों में उत्सर्जन कैसे और किस प्रकार होता है और इनके क्या क्या तंत्र है, तो इसमें इसके बारे में पढ़ा जाएगा। पौधे अवशिष्ट कैसे निकालते हैं, इसका है O2 रंध्रों द्वारा बाहर, दिन में करते हैं। देखिए पौधों के लिए अपशिष्ट पदार्थ ऑक्सीजन रंध्र होता है, और दूसरा है जल वाष्पोत्सर्जन। इसमें एक वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, जिससे वो लोग जल को बाहर निकालते हैं अपने पत्तियों द्वारा। जिससे कि ये लोग पेड़ पौधे जो होते हैं, ये धरती से बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में जल को सोख लेते हैं, जो इनके लिए लाभदायक नहीं होता है। तो इन्हें वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब पुरानी पत्तियां गिर जाती हैं, इन तरह के अपने शरीर का ये भी लोग मरम्मत करते हैं। तो पतझड़ के समय में ये भी लोग अपने पुरानी पत्ते गिराते हैं और नए नए पत्ते जो होते हैं उगते हैं। और जो इनके अन्य अपशिष्ट पदार्थ जैसे रेजिन और गोंद पुराने जाइलम से भी होते हैं, बाहर निकलते हैं। कुछ अपशिष्ट ये लोग मिट्टी में भी छोड़ देते हैं। तो ये रहा हम लोग का अब तक का पूरा प्रोसेस कि पादप उत्सर्जन कैसे करते हैं, किस प्रकार करते हैं। तो दोस्तों यहाँ समाप्त होता है हम लोग का ये वीडियो। आई होप आप लोग को बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में, मज़ा आया होगा पढ़ने में। तो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए यूनिक नए वीडियो के साथ। उसमें आप लोगों के साथ हम अगला वीडियो जो होगा हम लोग का, उसमें महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस करेंगे। आप लोग के पुराने पेपर को लेकर जो एक तरह का आइडिया लगाएंगे कि किस तरह के सवाल बनते हैं और किस तरह से आ सकते हैं। तो हर एक चीज़ों को वहाँ पर कवर करेंगे और वहाँ पर ये भी तरीके बताएंगे किस तरह आप लिखेंगे कि एक भी नंबर नहीं कटेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।